हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो भी 13 जनवरी को बीकॉम ऑनर्स का बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है हमें एक स्टूडेंट ने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम वो डिस्कस करने वाले कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए थे, क्या उनमें से कोई क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, और कैसा ईजी आया था पेपर या हार्ड आया था, कैसा आया था, उस हिसाब से हम बात करते हैं। उसी हिसाब से आपका बीकॉम प्रोग्राम का भी उसी पैटर्न में एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पहले तो जो होता है उस रोल नंबर वगैरह का पेज होता है जहाँ पे आपके सब्जेक्ट वगैरह लिखे रहते हैं। दूसरे में आपको इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, पाँचों में आपको सबके दो दो ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई भी एक कर लेना है आपको। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर क्या होता है उसको बताना था, इनविटेशन ऑफर क्या होता है उन्हें तो बताना था, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। और आपको अगर याद हो तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में भी था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हम पहले ही बता चुके थे कि इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। ठीक है, तो हम बता चुके थे। अब इसका देखो सेकंड पार्ट क्या है, हु इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है, ठीक है, कौन सा पर्सन होता है अनसाउंड माइंड, और उसके नेचर क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, कि इससे क्या हो सकता है, इसके क्या क्या नतीजे होते हैं, ये यहाँ पे आपको लिखना है। जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने एक पढ़ा था कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके अंदर था अनसाउंड माइंड का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज वेजरिंग एग्रीमेंट। देखो, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट एक होता है जो अनसर्टेनिटी पे है। किस पे? अनसर्टेनिटी पे है, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आपने जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो उसमें जैसे हम देते थे कि राजा कितने हैं, रानी कितने हैं, ठीक है, पत्तों में भी, और हेड आएगा टेल आएगा, हम एक तरह से प्रोबेबिलिटी करते थे, यानी उसको अंदाजा लगाते थे। तो उसे ही हम कहते थे वेजरिंग एग्रीमेंट। ये वो एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टी के बीच में होता है। ठीक है, और कुछ होने और ना होने पे कुछ होता है, तो जो जो ना होने वाली पार्टी थी वो कुछ होने वाली पार्टी को पैसे देती है। इस हिसाब से ये एक तरह से सट्टा कहते हैं हम इसे। तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो यहाँ आपको लिखने हैं। अब इसका अगला पार्ट है जो यहाँ पे बोल रहा है आपको मोड्स लिखने, किसके? रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी जब आप ऑफर को कैंसिल कब मान सकते हो, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। मैंने आपको बताया था रेवोकेशन, ये वाला जो था ये वाला भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में था। ठीक है, तो इसमें क्या, देखो रेवोकेशन का मतलब है कि हम ऑफर को कब कैंसिल मानेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है सेक्शन 6 के हिसाब से। इसका बाकी पार्ट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, पहला पार्ट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस का मतलब है कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो, उसको हम नॉन परफॉर्मेंस का एक्सक्यूज नहीं दे सकते, उसको बताना है आपको। दूसरा है डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग द डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैंडले, एंड ये एक केस पूछ लिया आपसे। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में था कि यहाँ पे पहले आपको बताना था डैमेज क्या होते हैं, फिर आपको बताना था ब्रीच ऑफ डैमेज क्या होते हैं, यानी डैमेज को के ब्रीच क्या होते हैं। अगर डैमेज किस हिसाब से, मान लो कोई आपको डैमेज देने से मना कर देता तो क्या होता है। इसका सी पार्ट है डिफाइन इन डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी अगर ये आप करते तो 18 मार्क्स आपके पक्के थे। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये वाले, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उठ के आए हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। इसका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, और सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा है रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी, क्या होती है और एक्सेप्शन बतानी है इसकी। अगला है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर। मैंने जब आपको प्रीवियस ईयर के बताए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था डॉक्ट्राइन ऑफ कैविटी एम्प्टर। मैंने तभी कहते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रोग्राम वाले ये ना सोचे कि जो इनके एग्जाम में आ गए वो हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता, वो आ सकता है। ठीक है,
इसी का देखो अगला जो पार्ट है वो कहता है अ सेलर कांट बी ट्रांसफर सुपीरियर टाइटल, यानी बायर को अपना खुद का टाइटल ट्रांसफर नहीं करता है। इसकी एक्सेप्शन बतानी है, यानी आप जब टाइटल ट्रांसफर करते हो उसकी एक्सेप्शन क्या क्या होती है वो यहाँ पे आपको बतानी है। इसका बी पार्ट है केस लो दे रखा, ऑलरेडी परचेज मिल्क बाय इट्स ब्रांड नेम फ्रॉम मिल्क डीलर हिज फैमिलीज यूज। एक लेडी ने कुछ एक मिल्क खरीदा, ठीक है, एक ब्रांडेड मिल्क खरीदा एक मिल्क डीलर से, ठीक है, जो भी उसके मिल्क का डीलर था, अपने फैमिली के यूज के लिए था। मिल्क कंटेंट्स टाइफॉइड जम्स, यानी इसमें टाइफॉइड जम्स थे, और इससे क्या लेडी अफेक्टेड हो गई उसको कंज्यूम करने से, यानी उसको यूज करने से लेडी अफेक्टेड हो गई। कैन द लेडी होल्ड लायबल द मिल्क डीलर कॉजिंग द टाइफॉइड, यानी ये कह रहा है कि जो टाइफाइड है उससे क्या जो लेडी है उससे अपना लायबल ले सकती है, यानी वो लायबल होगा या नहीं होगा। अब देखो आपको जब ये केस लो आपने पढ़ा तो आपको इससे एक ये केस लो याद आया होगा, हमने जो एक मेडिकल स्टोर वाला पढ़ा था कि एक जो पर्सन है वो मेडिकल स्टोर से हॉट बोतल लाता है, फिर उसकी वाइफ का जो हाथ है वो जल जाता है, तो क्या इसके लिए मेडिकल वाला जिम्मेदार होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो है, इसमें अगर जो शॉपकीपर है या मिल्क डीलर है अगर उसे पता है इस जर्म्स के बारे में, ठीक है, तो वो लायबल होगा, पूरी तरह होगा, और उसे लायबिलिटी देनी पड़ेगी उस महिला को। अब इसका सी पार्ट है हु इज अनपेड सेलर कौन होता है। अनपेड सेलर वो पर्सन होता है जो या तो पैसे देता ही नहीं है या आधे पैसे देता है, यानी कुछ पैसे दे देता है। उसके राइट क्या होता है, क्या वो रीसेल कर सकता है। रीसेल मतलब अगर मान लो अनपेड सेलर है, मान लो ए है, ठीक है, ए ने बी को कुछ भी 50,000 के गुड्स बेचे, ठीक है, अब इसने क्या है, इसको पैसे नहीं दिए, तो अब ए के पास ये राइट है कि वो इसको रीसेल कर सकता है, यानी किसी और पर्सन को बेच सकता है अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है। तो इसलिए ये रीसेल का कि आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फीचर्स एलएलपी के क्या क्या होते हैं, वो यहाँ आपको बताना है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, ये सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और आपकी जो क्लास है उसमें भी बताया था कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए जब आपको एलएलपी में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के अपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या कंडीशन होती है, उसको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट आर द सिमिलरिटीज, यानी एलएलपी और कंपनी में क्या क्या सिमिलरिटीज है, कैसे इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। इसी का बी पार्ट है अ पार्टनर्स और एलएलपी नेवर लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट ऑफ डेप्ट ऑफ एलएलपी, यानी कोई भी पार्टनर अपनी एलएलपी के डेप्ट के लिए लायबल नहीं होता। क्या ये सही है, इसको आपको एग्जामिन करना था, यानी इसको बताना था। डिफाइन द टर्म रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, ठीक है, और इसका क्या क्या प्रोसीजर है अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे किसी भी 3 पे आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला विसल ब्लोइंग, दूसरा स्मॉल एलएलपी, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अगर मैं बोलूँ ये और ये तो आपको कर लेना ही चाहिए था, और स्मॉल एलएलपी भी आप लिख सकते थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो ये देखो जो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाए हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चन है सारे कम से कम 90% जो क्वेश्चन है मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बताए थे। देखो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते। पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और से पहले का सी पार्ट है, इसका ये भी बताया था मैंने, ठीक है, और वाला भी बताया था। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है जो मेरा बताए हुए थे, और ये हमने इसके लिए ऊपर एक कैश फ्लो पढ़ा था, ये वाला भी हमने बताया था, ये भी हमने बताया था, ये भी हमने बताया था, ये भी हमने बताया था। ठीक है, यानी आप 80% मार्क्स तो गेन कर सकते थे अगर आप मेरा पढ़ लेते, तो 80 to 90% मार्क्स आपके आ जाते। ठीक है, वैसे मुझे लगता है आप लोगों ने पेपर सही किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हमारा एग्ज़ाम जो है अच्छा गया। अब देखते हैं और प्रोग्राम वालों का एग्ज़ाम कैसा आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक प्रोग्राम वाले, जिनका भी आई थिंक आप लोगों का 24 या 25 तारीख को है बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम। तो आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए, और आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आपके जो उसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो
कैसी लगी आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।